गुड मॉर्निंग। बीए होम साइंस फर्स्ट ईयर के एक्सटेंशन एजुकेशन विषय के फोर्थ यूनिट हम पढ़ रहे थे और यह यूनिट है संचार के बारे में। इस यूनिट का आज हम आखिरी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और वह है जनसंचार। आइए हम जानते हैं कि जनसंचार क्या है और इसके क्या महत्व हैं और क्या क्या लाभ और हानियां हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जनसंचार किसे कहते हैं। हालांकि यह नाम आपसे अब छुपा हुआ नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं कि जनसंचार क्या होते हैं और जनसंचार के क्या क्या माध्यम हैं, क्योंकि आप सभी अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग करते हैं। और ये जो मेरा वीडियो मैं आपको प्रस्तुत कर रही हूँ या आप मुझे इस वीडियो पर देख पा रहे हैं, वह भी जनसंचार के द्वारा ही देख पा रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं जनसंचार के बारे में विस्तार पूर्वक। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं। तो जनसंचार किसे कहा जाता है? जब व्यक्तियों के समूह के साथ संवाद किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के जरिए समाज के एक विशाल वर्ग से किया जाता है तो इसे जनसंचार कहते हैं। तो जनसंचार में तीन बातें मुख्य रूप से देखने में आई। पहली ये कि जो भी संवाद है या जो संदेश है उसको किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम से बड़े रूप में परिवर्तित किया जाता है और उसके बाद में यह इस माध्यम का प्रयोग एक विशाल वर्ग तक संचार को या संदेश को पहुंचाने के लिए किया जाता है। और इसलिए क्योंकि इसमें किसी विशाल वर्ग जनसमूह के साथ में या विशाल लोगों के समूह के साथ में जब संदेश एक साथ पहुंचाया जाता है तो इसे कहते हैं जनसंचार। जनसंचार में सबसे पहले जो संदेश है उसको किसी यांत्रिक माध्यम से बहुगुणित कर दिया जाता है। बहुगुणित कर दिया जाता है यानी उसके एक साथ कई सारे रेप्लिका तैयार किए जाते हैं। अगर हम चार्ट की बात करें तो कई सारे चार्ट्स जो हैं वो प्रिंट करवा दिए जाते हैं, क्योंकि प्रिंट मीडिया जो है वो भी जन संचार के माध्यमों के रूप में प्रयुक्त होता है। इसी तरह से आपके घर में रोज जो अखबार आता है वह भी प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा कई सारी मात्रा में प्रोड्यूस किया जाता है और लोगों तक प्रतिदिन पहुंचाया जाता है। इसी प्रकार से चार्ट्स हैं या जो भी प्रिंट जो सामग्री हैं उनको भी मशीन के द्वारा या प्रेस के द्वारा या प्रिंटिंग मशीन के द्वारा बहुत अधिक मात्रा में तैयार किया जाता है और उसके बाद लोगों में बांटा जाता है। तो संचार या जनसंपर्क प्रक्रिया में जो भी संदेश होता है वह यांत्रिक माध्यम से पहले उसकी संख्या बढ़ाई जाती है, यानी उसको बहुगुणित किया जाता है और उसके बाद में इसे लोगों तक या जनसमूह तक पहुंचाया जाता है। जनसंचार या संपर्क जो माध्यम है वो दो प्रकार के हो सकते हैं या उन्हें दो प्रकार से विभाजित किया गया है। एक तो परंपरागत माध्यम और दूसरा आधुनिक माध्यम। परंपरागत जन संचार माध्यमों के अंतर्गत आते हैं सारा प्रिंट मीडिया जैसे चार्ट, पोस्टर, न्यूज़पेपर, इसके अलावा बुक्स जो हैं वो भी इसी के अंतर्गत आती हैं। हमारा रेडियो, टेलीविजन, लाउड स्पीकर, ये सभी परंपरागत जनसंचार के माध्यमों के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा आजकल तो वे अब बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, लेकिन पहले टेप रिकॉर्डर्स जिनमें वो कैसेट्स आया करती थी वे भी जन संचार के माध्यमों के अंतर्गत आते थे। जनसंचार माध्यमों की जो विशेषता है वह है कि ये सार्वजनिक होते हैं, यानी कोई भी संदेश जब लोगों तक पहुंचाया जाता है तो चाहे वह कितनी ही संख्या में लोगों तक पहुंचाया जाए,
वह सबके लिए एक ही समान रूप से पहुंचाया जाता है। जैसे अगर टेलीविजन पे न्यूज़ आ रही है या अखबार में न्यूज़ छप रही है या रेडियो पे न्यूज़ आ रही है, तो उसका प्रसारण जहां जहां किया जाता है या जिन जिन लोगों ने उस प्रसारण को देखा होता है, उन सब के लिए वह न्यूज़ उसी रूप में प्रस्तुत होती है। ऐसा नहीं होता कि किसी जगह पर किसी बात को अलग तरीके से कहा जा रहा हो या अन्य जगहों पर या अन्य लोगों के लिए या अन्य व्यक्ति विशेष के लिए वह बात अलग तरीके से कही जा रही हो। तो सबसे इसका जो अच्छी विशेषता है या सबसे बड़ी विशेषता है वह यह कि यह सार्वजनिक है, यानी इसमें भेदभाव का सर्वथा अभाव होता है। दूसरा, यह एक औपचारिक माध्यम है संदेश को लोगों तक पहुंचाने का। इसमें कोई भी अनौपचारिक बातें नहीं होती है। जो भी संदेश होते हैं वे बहुत औपचारिक होते हैं, औपचारिक तरीके से कहे जाते हैं और औपचारिक रूप से ही लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। इसके अलावा जो संचार के माध्यम हैं उनको हमेशा नियंत्रित किया जाता है और निर्धारित किया जाता है, क्योंकि आजकल जो संचार के माध्यम है, जो आधुनिक संचार का माध्यम है, जिसके बारे में मैं आपको बताना भूल गई थी, और उसके अंतर्गत आता है इंटरनेट। इंटरनेट के कारण आजकल ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है कि इंटरनेट के द्वारा जो भी सामग्री प्रस्तुत की जा रही है लोगों के लिए या सोशल मीडिया के ऊपर या विभिन्न माध्यमों के ऊपर, उसके ऊपर नियंत्रण रखा जाना और उनका निर्धारण किया जाना अत्यधिक आवश्यक है। और इसके लिए कुछ जिम्मेदार लोग होते हैं जो कि जितना भी प्रस्तुत किया जा रहा है या जितनी भी सूचनाएं पेश की जा रही हैं उनके ऊपर या उनकी ऑथेंटिसिटी को लेकर या उनकी जो सारोकारिता है उसको लेकर निगरानी रखी जाए और बहुत ज़्यादा जो गलत संदेश हैं वो लोगों तक नहीं पहुंचे। इसके बाद में आता है कि जनसंचार माध्यमों के कार्य क्या क्या हैं। तो सबसे पहला कार्य है इसका लोगों तक सूचनाओं को का पहुंचाना या लोगों तक सूचनाओं को पहुंचाना। तो क्योंकि जैसे अभी हमारी प्रधानमंत्री के द्वारा स्वच्छता के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया था और यह संदेश जो है वह हर जो देश का नागरिक है उस तक पहुंचाया जाना था और इसकी महत्ता को बताया जाना था। तो जितने भी संचार के माध्यम थे या जनसंचार के माध्यम थे उनके द्वारा यह बात हर नागरिक तक पहुंचाई गई और इसकी महत्ता को समझाया गया और यह एक देशव्यापी कैंपेन बनकर उभरा और लोगों को काफ़ी हद तक समझ में भी आया कि स्वच्छता रखना कितना अधिक आवश्यक है। तो इस तरह से किसी एक सूचना को लोगों तक पहुंचाना हो तो उसके लिए जनसंचार के जो माध्यम हैं वे बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं। इसके अलावा जैसे मुझे अगर कोई सूचना चाहिए किसी भी चीज़ के बारे में तो आजकल मुझे सिर्फ गूगल पे सर्च करना होता है और जैसे ही मैं गूगल पे उस से संबंधित जो शब्द डालती हूँ या मुझे क्या सूचना चाहिए अगर मैं उसके बारे में सर्च करना चाहती हूँ तो तुरंत मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल जाता है। तो जनसंचार माध्यम में स्पेशली आधुनिक जो संचार का माध्यम है या इंटरनेट है उसको सूचनाओं के लिए या सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए बहुत सफल तरीके से यूज़ किया जा रहा है। उसके बाद में है लोगों को शिक्षित करना। ये चाहे फॉर्मल एजुकेशन की बात हो चाहे इनफॉर्मल एजुकेशन की बात हो, जो इंटरनेट है वह आज बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है लोगों को शिक्षित करने के लिए। आज अगर हम सेहत की बात करते हैं या हम पोषण की बात करते हैं या
अच्छे आहार की बात करते हैं या पोषक तत्वों की बात करते हैं, तो एक उदाहरण के लिए ही मैं आपको बता रही हूँ कि आप अगर नेट पे जानना चाहते हैं या सर्च करना चाहते हैं कि एक व्यक्ति की सेहत के लिए क्या क्या चीज़ें उसको भोजन में सम्मिलित करनी चाहिए या किस प्रकार की दिनचर्या अपनानी चाहिए, तो इसके लिए उसके पास में सैकड़ों विकल्प उपलब्ध हैं। बस ज़रूरत है उसको सर्च करने की और सीखने की इच्छा शक्ति होने की। तो इसके अलावा जो फॉर्मल टीचिंग है, आप देखिए हर तरह की टीचिंग क्लासेस जो हैं, हर तरह के विषयों की जो ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस हैं वो अब इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। आप जिस भी विषय के बारे में पढ़ना चाहते हैं, जैसी भी जानकारी जानना चाहते हैं, तो वह आपको इंटरनेट पे उपलब्ध हो जाएगी। इसके अलावा कई कंपनीज ऐसी हैं जो कि ऑनलाइन चलती हैं और वे अपना विशेष शिक्षण पैकेज भी बनाकर रखती हैं, जिसकी फीस होती है। आप वो फीस भरिए और ऑनलाइन आपको वो सारी शिक्षण प्रक्रिया प्राप्त हो जाती है। उसके लिए आपको उस संस्थान में दाखिला लेने की भी आवश्यकता नहीं होती। भौतिक रूप से सब कुछ ऑनलाइन ही उपलब्ध हो गया है। इसके अलावा मनोरंजन करना भी इंटरनेट का या प्रिंट मीडिया का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है या कार्य है। जब हम लोग छोटे थे तो बहुत ज़्यादा उस समय तो इंटरनेट हुआ ही नहीं करता था, और उस समय हम मनोरंजन के लिए जो मैगजीन्स होती थी या जो कार्टून किताबें आती थी या कुछ बच्चों के लिए जो कहानियों की पुस्तकें आया करती थी, उन्हें हम लोग पढ़ा करते थे। लेकिन आजकल आप अगर बच्चों को देखेंगे तो उनके लिए इतनी सारी मनोरंजन की सामग्री टेलीविज़न पे उपलब्ध है, यूट्यूब पे उपलब्ध है, और कई सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो उन्हीं के लिए विशेष रूप से बनाए गए हैं। और मनोरंजन की आवश्यकता ना सिर्फ छोटे बच्चों को होती है, बल्कि एक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए मनोरंजन की हमेशा आवश्यकता होती है। और उसके मनोरंजन के लिए अभी अनेक प्रकार के साधन जो हैं वो इंटरनेट के द्वारा उपलब्ध हैं। वे गेम खेल सकते हैं, वे मूवी देख सकते हैं, वे कोई भी सीरियल देख सकते हैं, वे अपने पसंद की का कोई भी काम, अगर वो ड्राइंग करने में रुचि रखते हैं तो ड्राइंग क्लासेस अवेलेबल है, अगर वो फोटोग्राफी में रुचि रखते हैं तो फोटोग्राफी की क्लासेस अवेलेबल है, अगर वे क्राफ्ट में रुचि रखते हैं तो क्राफ्ट की क्लासेस अवेलेबल हैं। तो लोगों के मनोरंजन के लिए अच्छा खासा जो सामान है वह इंटरनेट पर या जो मास मीडिया है उसके द्वारा लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा आता है एजेंडा तय करना। एजेंडा तय करने में भी यदि हमारे देश के लिए हमारी सरकार कोई एजेंडा उसके विकास के लिए तय करना चाहती है, तो उसके लिए जो जनसंपर्क विधियां हैं वे बहुत अधिक काम में आती हैं। इससे सरकार जो है एक सर्वे करवा सकती है और लोगों का रुख जान सकती है, और इस काम में उसको इंटरनेट के प्रयोग के द्वारा बहुत आसानी से उसके लिए यह काम हो जाता है और लोगों की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप कोई भी एजेंडा निर्धारित कर सकते हैं। इसके बाद में आता है निगरानी करना। आजकल क्योंकि सबके पास में मोबाइल फोन्स हो गए हैं, और जितने भी कार्यालयों के जो कार्य हैं या कोई भी व्यक्ति किस तरह का कार्य कर रहा है या हर व्यक्ति पे किस तरह का वो काम कर रहा है, उसकी किस तरह की गतिविधियां हैं, व्यक्ति के ऊपर निगरानी रखना आसान हो गया है। कि जैसे मैं अगर नेट पे कुछ सर्च करती हूँ तो मेरी जानकारी तुरंत लोगों को पहुँच जाती है, और कोई भी व्यक्ति अगर मेरे बारे में जानना चाहता है कि मैं किस तरह का व्यक्तित्व रखती हूँ या किस तरह की मेरी जो दैनिक दिनचर्या रहती है, किस तरह की जो लिटरेचर है वो मैं ढूंढ रही हूँ, या मैं किन किन चीज़ों को सोशल मीडिया पे देख रही हूँ, यह सारी जानकारी उपलब्ध की जा सकती है। और इस जो हमारा
पुलिस का जो खुफिया विभाग है वह अपराधी तत्व के लोगों पर या जिनके ऊपर शक होता है उनके ऊपर इसी माध्यम के द्वारा निगरानी रखता है। इसके अलावा विचार विमर्श का मंच भी यह है। आजकल जितने भी कॉन्फ्रेंसेस होते हैं या आपने देखा होगा कि टीवी पे जो चैनल्स हैं उनके ऊपर किसी भी एक जो ज्वलंत विषय होता है उसके ऊपर कई लोग बुलाए जाते हैं। वे विभिन्न बैकग्राउंड के होते हैं। जैसे अगर राजनीतिक विषय है तो विभिन्न पार्टी के लोग उसमें उपस्थित होते हैं और उस विषय के ऊपर अपना मत और अपना जो अपनी बात है वो प्रस्तुत करते हैं, चाहे वह उसके फेवर में हो या उसके अगेंस्ट हो। जो भी अपनी बात वो कहना चाहते हैं, जो विचार विमर्श करना चाहते हैं, जो बात लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, वह सब आसान हो गया है। अभी जो मैं बात कर रही थी आधुनिक जन संपर्क की या जनसंचार के माध्यम की, वह मुख्यतः मैंने इंटरनेट को ध्यान में रख के ही की है, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा प्रचलित अगर कोई संचार का माध्यम है तो वह इंटरनेट है। और इसमें क्योंकि सभी परंपरागत मीडिया का समावेश हो जाता है, जैसे कि सारा प्रिंट मीडिया आप इंटरनेट के द्वारा देख सकते हैं। इसके अलावा रेडियो इसमें अवेलेबल है। आप मोबाइल फ़ोन रखते हैं उसमें आपको रेडियो भी उसमें अवेलेबल होता है। और आप जहाँ चाहे जो चाहे वो आप चैनल चुन सकते हैं और अपनी पसंद का प्रोग्राम सुन सकते हैं। इसके अलावा टीवी, जो भी टीवी के शोज़ हैं या टीवी पे आने वाले कार्यक्रम हैं या जैसे न्यूज़ चैनल हैं या मनोरंजन के चैनल हैं, वो आप अपने मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं अगर आपके पास उस मोबाइल फ़ोन के ऊपर इंटरनेट कनेक्शन है तो। इसके अलावा इसके ऊपर पुस्तकें भी अवेलेबल है, सिनेमा भी आप देख सकते हैं और पूरा का पूरा पुस्तकालय भी आपको इंटरनेट के द्वारा आपके मोबाइल फ़ोन में मिल सकता है। तो इंटरनेट जो है यह अपने आप में सभी प्रकार के, चाहे वो परंपरागत जनसंपर्क के माध्यम हो, चाहे वे आधुनिक जनसंपर्क के माध्यम हो, उन सभी का समावेश एक ही स्थान पर मिल जाता है। आइए अब हम बात करते हैं जो जनसंपर्क के माध्यम है उनके क्या क्या लाभ हैं। तो आज जनसंपर्क के माध्यम जो है वे हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग हो गए हैं। जैसे हमें थोड़ी देर के लिए भी अगर हमारे पास में मोबाइल नहीं रहता है तो हमें किसी न किसी काम के लिए उसकी आवश्यकता महसूस हो जाती है, या हम कहीं चले जाते हैं और मोबाइल जो है वो घर पे रह जाता है तो हमें लगने लगता है कि आज बहुत बड़ी गलती हो गई। हम हैंडीकैप्ड सा महसूस करने लगते हैं, क्योंकि दैनिक जीवन की कई सारी बातें हैं जो हमें जब आवश्यकता होती है, जिस जानकारी की आवश्यकता होती है, वह हमें तुरंत इंटरनेट के द्वारा मिल जाती है। इसके बाद में इंटरनेट पे संपूर्ण विषयों की संपूर्ण जानकारी अवेलेबल है। धर्म के बारे में अगर कोई जानकारी लेना चाहता है, सेहत के बारे में जानकारी लेना चाहता है, विभिन्न विषयों के बारे में जानकारी लेना चाहता है, विभिन्न विषय के शोधों के बारे में जानकारी लेना चाहता है, किसी भी तरह की जानकारी अगर व्यक्ति लेना चाहता है, कोई चीज़ सीखना चाहता है, चाहे ड्राइंग करना सीखना चाहता है, फोटोग्राफी करना सीखना चाहता है, या योगा करना सीखना चाहता है, या फिजिकल एक्सरसाइज करना सीखना चाहता है, जिस भी तरह की जानकारी अगर कोई व्यक्ति चाहता है, तो संपूर्ण जानकारी, किसी रोग के बारे में जानकारी चाहता है, तो यह सारी जानकारियाँ इंटरनेट के माध्यम से अब प्रिंट मीडिया में इंटरनेट के माध्यम से अब अवेलेबल है। और परंपरागत माध्यम जो रहा है उनके द्वारा भी ये सारी जानकारियां समय समय पर लोगों को दी जाती हैं। इसके अलावा मानव जीवन सरल, समर्थ और सक्रिय हो गया है। हमारा जीवन आज बहुत ज़्यादा सरल हो गया है। हमें किसी सामान की आवश्यकता होती है तो हम तुरंत फ़ोन के द्वारा
नेट से ही ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं, तो हमें जो विभिन्न कंपनीज के डिफरेंट प्रोडक्ट हैं वो कहीं जाए बिना घर बैठे ही हम उनके बीच में तुलना कर सकते हैं और हमें जो प्रोडक्ट पसंद आता है हम उसको खरीद सकते हैं। तो इसने हमारा जीवन जो है वो बहुत सरल बना दिया है, समर्थ बना दिया है। अगर मैं कहीं जाती हूँ और मुझे उस स्थान का रास्ता नहीं पता है तो मैं गूगल मैप को यूज़ करके और उसके डायरेक्शंस प्राप्त करती हूँ और बिना रास्ता जाने भी मैं एक अनजान शहर में आसानी से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकती हूँ। इसके अलावा अगर आप अनजान जगह पे जाते हैं और आपको जब ऑटो या कोई कैब करनी होती है या कोई साधन ढूंढना होता है तो वो भी आप अपने वहाँ पहुँचने से पहले ही ऑनलाइन ये सारी चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं। तो मानव जीवन को सरल, समर्थ और सक्रिय बनाने में आज जनसंपर्क माध्यम का या मास मीडिया का या यूं कह लीजिए इंटरनेट का बहुत अधिक प्रयोग हो गया है। लोकतंत्र को मजबूती बनाने में भी जनसंपर्क माध्यम या इंटरनेट का प्रयोग बहुत अधिक यूज होने लगा है। आजकल आप देखेंगे कि जो राष्ट्रपति का जो संदेश होता है या ये तो बहुत सालों से होता चला आया है कि जो हम 26 जनवरी की परेड देखते थे या 15 अगस्त पर जो हमारे प्रधानमंत्री संबोधित करते थे तो वह हम टीवी पे घर बैठे देख सकते थे। लेकिन आजकल जो चुनावी सभाएं होने लगी हैं या कहीं पे भी कुछ ऐसा इशू आता है जहां पर व्यक्ति खुद नहीं पहुंच पाते हैं तो वह इंटरनेट के माध्यम से वर्चुअली वहां पे प्रेजेंट हुआ जा सकता है और लोगों से दो तरफा संवाद स्थापित किया जा सकता है। और इस कोरोना काल में जो जनसंपर्क माध्यम है वे बहुत सशक्त माध्यम बनकर उभरा है, लोगों को आपस में जोड़े रखने के लिए, शिक्षण कार्य जारी रखने के लिए और इस महामारी को पूरे देश में फैलने से रोकने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि जो संचार मीडिया है या जो जनसंपर्क मीडिया है उसके हमारे जीवन में बहुत अधिक लाभ हैं। इसके अलावा जो सरकारी कामकाज है उस पर भी निगरानी रखी जाती है, क्योंकि आजकल जितने भी काम सरकारी कार्यालयों में होते हैं वो सारे कंप्यूटर पे उनका जो अकाउंट है या लेखा जोखा है उसको मेंटेन किया जाता है। इसलिए किसी भी प्रकार की गलती होने पर तुरंत पकड़ में आ जाती है और इसलिए लोग जो हैं वो बहुत सावधानी से कार्य करते हैं, क्योंकि सारी एंट्रीज उनके कार्यों की कंप्यूटर पे होती है और वह उनका उच्च अधिकारी या उनका भी उच्च अधिकारी या इवन जनता के लोग जो हैं वह देख सकते हैं और सूचना के अधिकार के रूप में वे सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं, मांग सकते हैं। तो सरकारी कामकाज पर ना सिर्फ उच्चाधिकारियों की, सरकार की, बल्कि आम जन की भी पूरी नजर रहती है, तो उनकी निगरानी की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि जो इंटरनेट है या जनसंपर्क के माध्यम है उनके द्वारा सिर्फ लाभ ही लाभ होते हों। इसके कारण बहुत सारी परेशानियां भी सामने आई हैं और ये परेशानियां बहुत संगीन हैं और कई लोगों की जान पर भी इस इंटरनेट की सुविधा के कारण कई लोगों ने अपनी जान ले ली है। जैसे आपने सुना होगा कुछ समय पहले एक गेम आया था, मैं नाम भूल रही हूँ, और उस गेम में लोग बाग इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते थे कि उसकी शर्तें पूरी करते करते वे आत्महत्या करने लगे थे। इसी तरह से कई पबजी करके वो गेम था तो वह बैन कर दिया गया और देश में वो खेलने से मना कर दिया गया। तो इसी तरह से कई खतरनाक वीडियो गेम हैं जो कि बच्चों की सेहत के लिए या लोगों की सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं और उनको देखकर या उनको खेलकर जो है युवा पीढ़ी वह भ्रमित हो जाती है। या इस तरह के कई सारे वीडियोस अवेलेबल हैं जो युवा पीढ़ी को सही राह पर ले जाने के बजाय उनको गलत राह पर डाल देती है। इसके अलावा जो युवा है विशेषकर वे मीडिया को देखकर एक काल्पनिक जीवन जीने लगते हैं और जब उनको लगता है कि उनका वास्तविक जीवन और उनकी काल्पनिक दुनिया में कहीं कोई मेल नहीं है तो वे पलायनवादी हो जाते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागने लगते हैं और इंटरनेट की दुनिया में ही
खो जाते हैं। यह एक बहुत खतरनाक बीमारी होती जा रही है आज के युग में। इसके अलावा इंटरनेट मीडिया जो है वह समाज में असामाजिकता और अश्लीलता भी बहुत अधिक पहुंचा रही है, क्योंकि पॉर्न साइट्स इतनी ज़्यादा अवेलेबल हैं और सारी निरीक्षण या निगरानी या नियमों के बावजूद भी ये जो है वो फैलती चली जा रही हैं और बिल्कुल कंट्रोल के बाहर हो गई हैं। तो यह एक बहुत बड़ा इसका ड्रॉबैक है इंटरनेट का या मास मीडिया का। इसके अलावा गलत मुद्दों का प्रचार करके कई बार उनको सही रूप दिया जाता है। जैसे आपने कहावत सुनी होगी कि घोड़े को भी अगर बार बार गधा कहा जाए तो उसको भी लगने लगता है कि लोगों को लगने लगता है कि यह गधा है। इसी तरह से अगर गधे को अगर बार बार घोड़ा कहा जाए या अगर कोई गलत मुद्दा है उसको भी बार बार इस तरह से पेश किया जाए कि यह सही है, यह सही है, यह सही है, और इतना ज़्यादा मात्रा में आपके सामने उसको प्रस्तुत किया जाए कि धीरे धीरे आप वास्तव में भूल जाते हैं कि इसकी वास्तविकता क्या थी, वास्तव में यह सही है या गलत है। तो कई बार कई मुद्दे ऐसे होते हैं जिनको इस तरह से पेश किया जाता है कि वह गलत चीज़ भी जो समाज के लिए सही नहीं है, सही नज़र आने लगती है। इसके बाद में सबसे बड़ी आजकल जो इसकी लोगों के द्वारा पॉइंट आउट की जाने लगी है बात या जो इसकी कमी है वह है निजता में दखल। अगर मैं गूगल पे कुछ भी सर्च करती हूँ या यूट्यूब पे अगर मैं कुछ भी देखती हूँ तो मेरे पास में ऑप्शंस के रूप में आ जाएगा कि उसी से मिलती जुलती कई सारे ऑप्शंस मेरे सामने खुलते चले जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि मैंने फेसबुक पे क्या देखा है या मैंने यूट्यूब पे क्या देखा है या मैंने गूगल सर्च क्या किया है। तो वो मेरी हर गतिविधि पे नज़र रखे हुए हैं। तो अगर कोई चीज़ मेरे बारे में आज सब लोगों को जब जो जानना चाहे वह अच्छी तरह से जान सकता है। तो यह जो एक चीज़ है वह लोगों की निजता में घुसपैठ करता जा रहा है आज इंटरनेट। इसके अलावा अपराध में वृद्धि, जो साइबर क्राइम बढ़े हैं इंटरनेट की उपलब्धि के कारण, साइबर क्राइम बहुत आसान हो गए हैं, सुलभ हो गए हैं और यह एक बिल्कुल नया अपराध करने का तरीका ढूंढ निकाला है लोगों ने, जो कि आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं। तो ये थी कुछ हानियाँ इंटरनेट की या जनसंचार के माध्यमों की। तो और इस प्रकार से हमने जाना कि जनसंचार माध्यम क्या होते हैं और इनकी क्या विशेषताएं हैं, इनकी क्या क्या किस तरह से यह कार्य करता है, क्या क्या इसके लाभ और हानियां हैं। इसके साथ ही आपका चौथा यूनिट समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में हम आरंभ करेंगे आपका सिलेबस का 5वां यूनिट। धन्यवाद।